हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस जो होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एक साउंड सिस्टम देखा होगा, साउंड सिस्टम जिसमें कि छोटे छोटे लाइट्स लगे रहते हैं, बहुत सारे लाइट्स। जब म्यूज़िक बजता है तब वो लाइट्स क्या रहते हैं, एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते हैं, वो अपर डिपर होते रहते हैं। तो बिल्कुल यही सिस्टम यहाँ पे है। मतलब वो जो लाइट है एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है, वो कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस तरह से वो कंटिन्यू जलते रहता है। तो समझ लो कि यही एक रेजोनेंस है, रेजोनेटिक ये फिनोमेना है, एक घटना है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स पे होते हैं। जब हम किसी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं और उसके लिए हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, तब इसी घटना को हम रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। लेकिन इसका भी रीज़न क्या है, जब एक स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसके सभी गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, इस मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, इस टॉपिक पे चर्चा करना है जिसका नाम है अनुनाद। तो यहाँ पे जो भी अनुनाद होते हैं, रेजोनेंस होते हैं, ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसको हम एक घटना भी बोल सकते हैं। एक प्रोसेस है, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे मल्टीपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है किसी मॉलिक्यूल में, तब उस मॉलिक्यूल का सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं रहता है, बल्कि एक से अधिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो उन्हीं बातों को जो टॉपिक हमें समझाएगा उसका नाम क्या है, रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद। हम आगे बात करते हैं इसकी क्वालिटीज़ पे हैं। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या होगी, सबसे पहले ये कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग। मतलब क्या होगा कि ये जो अनुनाद है ये किसके बारे में बताएगा, तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के सम्मिश्रण के बारे में बताएगा। जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रक्चर के जब एक से अधिक डायग्राम हमें बनाने पड़ते हैं, तब उसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस किसको एक्सप्लेन करेगा, मल्टीपल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में यदि रेजोनेटिक फिनोमेना पाई जाती है, अनुनादी घटना पाई जाती है, तब निश्चित रूप से क्या होगा, उस मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है, उसकी जो मजबूती है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रीज़न क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब रेजोनेंस की घटना होगी, तब उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और हमें पता है कि किसी भी बॉन्ड की एनर्जी जब कम हो जाती है, किसी स्ट्रक्चर की एनर्जी जब कम हो जाती है, किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी जब कम हो जाती है, तब उस कंडीशन पे वो जो मॉलिक्यूल होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में, डबल हेड एरो। मतलब इस तरह के जो घटना है, अनुनादिक घटना है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डबल हेड एरो से। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इनके बीच में हमने क्या लगा रखे हैं, डबल हेड एरो लगा रखे हैं। क्लियर है। तो इस तरह से अनुनादिक घटना के लिए हम डबल हेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि इस प्रोसेस में बॉन्ड को पार्शियल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जब इस तरह की घटना घटेगी, जब होती है, तब उसको हम क्या करते हैं, पार्शियल लाइन, जब डॉटेड जो दिख रहा है ना, इस तरह के लाइन से हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल इस तरह से, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेजोनेंस की घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्शियल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि बॉन्ड लेंथ, डायपोल मोमेंट, इस पर क्या हो जाएंगे, फर्क पड़ेगा। किसी मॉलिक्यूल में जब रेजोनेटिक फिनोमेना जब होती है, कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तब उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। ठीक, मैंने पहले भी बताया कि जब किसी मॉलिक्यूल में जब रेजोनेटिक फिनोमेना जब होती है, तब वो स्टेबल हो जाता है, निश्चित रूप से उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो
कम हो जाएगी तभी स्टेबल होगा। जैसे कि ये एक पेन है, इसकी लंबाई अधिक है, मैं बीच से अगर तोड़ना चाहूँ तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन यदि इस वाले पोर्शन को यदि मैं तोड़ना चाहूँ तो बहुत मुश्किल होगा। ये क्लियर हो गया होगा। तो बॉन्ड की लंबाई जब अधिक होगी तो वो अनस्टेबल होता है, आसानी से टूट सकता है, लेकिन बॉन्ड की लंबाई कम हो जाएगी तो उतना ही ज़्यादा वो मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, रेजोनेंस से कम हो जाएगा। डायपोल मोमेंट जो होगी वो भी कम हो जाएगी। डायपोल मोमेंट मतलब जैसे कि हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, जब आयनिक चार्जेस वहाँ पे लगते हैं प्लस या माइनस, तो हम ये मान के चलते हैं वहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो गया, अधिक है। ठीक है, यदि डायपोल मोमेंट अधिक होगा तो वो अनस्टेबल फॉर्म में होगा, आसानी से रिएक्शन करेगा, लेकिन डायपोल मोमेंट कम होगा तो वो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो डायपोल मोमेंट का मान यहाँ कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उस मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है बढ़ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, लो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, लो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। यदि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की घटना घटी तब उस मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होते हैं तब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं। जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा तब वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस तरह से एनर्जी निकल जाती है। जब एनर्जी निकलेगी तब यहाँ पे इनकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं अनुनादी ऊर्जा। ठीक है, दूसरी भाषा हम बोल सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है इनको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इनको हम सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, या फिर रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंगल बोलेंगे तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल स्ट्रक्चर। इनका जो भी इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको मिला देने से ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जब अनुनाद की घटना घटेगी तो एनर्जी बाहर निकलेगी, जिससे इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी। जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो ये था लो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अनुनाद से मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं इसके कंडीशन यानी शर्त क्या है। तो यहाँ पे एटॉमिक पोजीशन इक्वल होना चाहिए, मतलब जैसे कि इसमें जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल उसी पोजीशन पे क्या होना चाहिए, एटम्स होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया, ऐसे नहीं। इनकी जो पोजीशन है वो एकदम एटम्स की इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड, अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेड फॉर्म में रहेंगे यहाँ भी अनपेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होने चाहिए, यानी कि इस मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी में बराबर संख्या में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने चाहिए, यानी कि किसी में ज़्यादा हो गया किसी में कम हो गया। अगर ऐसा कंडीशन है तो समझो कि वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन एनर्जी इक्वल होना चाहिए। फॉर्मेशन एनर्जी जिसको हम कहते हैं संभवन ऊष्मा भी कहते हैं। इनकी बनने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी एनर्जी इसकी बनने में भी होनी चाहिए, मतलब सबकी फॉर्मेशन एनर्जी इक्वल होना चाहिए। शर्त है अनुनाद का, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनुनाद की घटना नहीं घटेगी। अगला पॉइंट क्या है कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल और यहाँ का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस बॉन्ड की जो लंबाई है यहाँ पे भी इस बॉन्ड की लंबाई बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यदि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल में फ़र्क आया तो वहाँ पे अनुनाद की घटना पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं रेजोनेंस के ऊपर। इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में रेजोनेंस क्या होते हैं। यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं बेंजीन के बारे में, बेंजीन C6H6 इसका, ये सब के बारे में मेरे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, सारे वीडियोस आप लोग देखिएगा। ऑर्गेनिक बहुत क्लियर हो जाएगा, इनऑर्गेनिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा।
मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि सभी स्टूडेंट्स के जो केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स हैं उस पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे और बहुत इजी तरीके से वो उस पर अपना कमांड कर सकें। तो ये मेरी कोशिश है। तो बच्चों, मेरे सारे वीडियोस आप लोग कंटिन्यू देखिए, इसका नोट्स बनाइए। मैंने पहले से लिख के रखा है, पूरा क्लियरली लिख के रखा है ताकि आप लोग आसानी से इसको लिख सकें। फिर भी कहीं डाउट्स होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जो बेंजीन है C6H6, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से इसके 5 स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के। लेकिन फाइनली हमने बेंजीन को इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि 5 स्ट्रक्चर जब मिलेंगे तो ये बनेगा। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अलग अलग कॉर्नर पे घूमते रहते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर इसके कैसे बना सकते हैं, बस यही बात को समझाता है अनुनाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो रोटेट कर रहे हैं। तो एक में हमने ऐसे बता दिया, एक में हमने ऐसे बताया, एक में हमने ऐसे बताया। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं इसी को हम कहते हैं अनुनादी संरचना सामूहिक रूप से। लेकिन इसको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, सिंगल बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये सारे स्ट्रक्चर मिलके बनते हैं एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का। यहाँ पे ये जो अनुनादी संरचना है और ये फाइनल स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी को एनर्जी को हम क्या कहते हैं, अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। अनुनादी ऊर्जा अधिक कब होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, अनुनादी ऊर्जा बढ़ेगी, अनुनादी ऊर्जा बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है बिल्कुल इस तरह से। लेकिन हमने इसके 2 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, O ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे आयनिक स्ट्रक्चर है इसका, प्लस माइनस करके। हम इस तरह से एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 स्ट्रक्चर में शो करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जब इस तरह से कार्बन CO2 बनाता है तो एक स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड जो रहते हैं वो इस तरफ शो होते हैं, ठीक है। कुल मिला के देखा जाए तो बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे फिक्स नहीं रहते हैं, बल्कि तीनों एटम्स में क्या करते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो हम एक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, इसलिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं अनुनाद। और जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे तब वहाँ पे एनर्जी निकलेगी। वही एनर्जी डिसाइड करेगा कि इसकी स्टेबिलिटी कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, उसी एनर्जी को हम कहते हैं अनुनादी ऊर्जा। अगली बात, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन में क्या होगा, 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इसका भी फाइनल स्ट्रक्चर ये होगा। लेकिन डायरेक्टली हम ऐसे नहीं बना सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 स्ट्रक्चर में शो करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे फिक्स नहीं है, ये क्या है, तीनों परमाणुओं के बीच में रोटेट कर रहा है, दोलन कर रहा है या इंटरचेंज हो रहे हैं हम। इसीलिए हम बोल नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। और इन्हीं घटना को यानी किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जब हम नहीं बता पाते हैं तब उसको एक से अधिक स्ट्रक्चर में शो करना पड़ता है। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुनाद। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जो अनुनाद है, रेजोनेंस है, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और जब भी वीडियो को देखते हैं आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स जो हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस आएंगे और बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक पे, बेसिक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। और ये सारे वीडियो के अपडेट्स आप लोग को बिल्कुल टाइम पर मिलेगा यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। इसीलिए आप सभी वीडियो को जब भी देख रहे हैं वीडियो का नोट्स बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे अपडेट्स टाइम पर मिलते रहे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।